नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस बड़ी खबर में हम लोग जानेंगे नेपाल में जिस तरीके से जो उनका विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें निरंतर एक कमी आती जा रही है, जिससे नेपाल के सामने भी एक आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है वर्तमान का जो समय चल रहा है तो भारत के कई पड़ोसी राज्य ऐसे हैं जहां की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान भी एक राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहा है, वहां पर भी एक संविधान को बचाने की जद्दोजहद हो रही है। उसी तरीके से श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में भी एक बहुत बड़ा एक आर्थिक संकट उनकी सरकार के समक्ष है। और अब खबर आ रही है कि नेपाल में जो विदेशी मुद्रा भंडार था उसमें लगातार पिछले एक वर्ष में बहुत ज्यादा मात्रा में कहें तो 18% की कमी आ गई है। तो अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नेपाल का एक बैंक है, जैसे हमारे क्या राष्ट्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से जो नेपाल का राष्ट्रीय बैंक है उसका नाम है एनआरबी। ठीक है, नेपाल राष्ट्र बैंक। इसने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित करी और उसमें यह बताया कि 2021 जुलाई महीने से लेकर और 2022 तक लगभग एक वर्ष में जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें 18.5% की कमी आ गई एक वर्ष के अंदर अंदर। इस बस फिगर को याद रखिएगा, 3-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। वो बहुत सरल शब्दों में आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। पूरा जो घटनाक्रम है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो अच्छे से शांत मन से देखिएगा। संदर्भ यह था कि नेपाल राष्ट्र बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित करी और उसमें जो 18.5% की दर से जो नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें गिरावट देखी गई। अब हमको पता है कि विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की आर्थिक स्थिति के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। यह एक ऐसा भंडार है जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने पर्स के एक कोने में, एक कोने की जो पॉकेट होती है ना, उसमें एक 500 का नोट छुपा लेते हैं, एक रिजर्व में पैसा रख लेते हैं कि जब कोई आपातकाल आ जाएगा, कोई संकट आ जाएगा, हम गाड़ी से जा रहे हैं, हमारी गाड़ी पंचर हो गई, अकस्मात उसमें तेल खत्म हो गया, तब हम उस धन का उपयोग करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से कोई भी देश होता है उसके पर्स में भी एक पॉकेट होती है, अंदरूनी पॉकेट, जिसको बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, है ना। विदेशी मुद्रा, यहां पर विदेश की मुद्रा रखी जाती है, ना कि उस देश की मुद्रा। और यह भंडार होता है, रिजर्व होता है। इसको रोजमर्रा के कार्यक्रम में यूज नहीं करते। इसको जब कभी भी उस देश के ऊपर कोई आपातकालीन संकट आ जाए, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, तब वहां से उस कोष में से पैसा निकालकर और उसका यूज करा जाता है, तो उसको बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। तो यदि अगर किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है तो उसकी आर्थिक साख पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। और वही हुआ नेपाल के साथ। अब देखिए, यहां पर नेपाल में अचानक से एक वर्ष में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वहां पर जो विदेशी मुद्रा थी वो लगातार कम होती चली गई, और कम होने की जो दर थी वो थोड़ी बहुत नहीं, पूरी 18.5%। तो अब देखिए क्या होता क्या है, विदेशी मुद्रा को किसी भी देश को अपने पास संरक्षित करके रखना होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, जो विश्व के स्तर पे व्यापार होते हैं, अब मान लीजिए भारत को अमेरिका से पेट्रोल लेना है, ठीक है, कच्चा तेल लेना है, तो अब अमेरिका रुपए में थोड़ी ना लेगा कि हमने उसको 2000 का नोट दिया और उससे बोला कि भाई हमको इतना तेल दे दो। वो तो हमसे डॉलर में पैसा मांगेगा। भारत को विदेशी मुद्रा यानी कि विदेशी मुद्रा डॉलर को अपने पास जितनी मात्रा में हो सके रखना होगा, ताकि कल को हमें कोई भी जरूरत पड़ जाए तो हम उस डॉलर को दे के और सामान जो है वो ले सके। अब हुआ क्या, कोविड-19 की वजह से जब कोविड-19 आएगा, नेपाल का जो पर्यटन है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। अब प्रभावित क्यों हो गया, हमको पता है, जो नेपाल की जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें पर्यटन का और बात करी जाए होटल का जो उद्योग है, होटल इंडस्ट्री है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब जब नेपाल में कोविड के कारण जो पर्यटक हैं वो आएंगे ही नहीं, तो पर्यटन का विकास कैसे होगा, होटल उद्योग का विकास कैसे होगा, तो इनकी जीडीपी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। नेपाल में ना उस टाइम पे जो नेपाल के बैंक हैं उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में जो नगद था वो रखा रह गया। देखिए भाई, होटल खुलेगा तो होटल में 50 तरीके की क्रियाकलाप होते हैं, है ना, उसमें 50 कर्मचारी काम करते हैं, उसको तरह तरह के व्यंजन बनाने होते हैं, अपना होटल का रखरखाव करना होता है, तो उसके लिए उसको धन की आवश्यकता होती है। तो वो धन कहां से लेते हैं, वो बैंक से लेंगे। अब होटल इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, कोई पर्यटक आ ही नहीं रहा, तो होटल वाला भी बैंक के पास क्यों जाएगा पैसा लेने के लिए, तो सारा पैसा जो होगा वो बैंक के पास नगद के फॉर्म में रखा रहेगा। अब
बैंक अपने पास पैसा रखेगा तो बैंक भी घाटे में जाएगा। तो बैंक अपना जो पैसा है वो क्या करेगा, वो लोन देता है। इसी लोन पे यानी कि जो ऋण देते हैं, इसी ऋण से जो ब्याज आता है उसी से बैंकों की कमाई होती है। अब बैंकों ने क्या करा, अपने पास रखा हुआ पैसा बहुत कम ब्याज दर पे, बहुत कम ब्याज दर पे लोगों को ऋण देना शुरू करा। अब जैसे ही बैंक अपनी ब्याज दर कम करते हैं तो लोग क्या होंगे, लोग आकर्षित होते हैं लोन लेने के लिए। हर व्यक्ति अब क्या करेगा, लोन लेने पहुंच जाएगा। चाहे उसका कोई कुटीर उद्योग है, चाहे कोई उसका बड़ा उद्योग है, उसकी कोई दुकान है, वो हर टाइप का लोन लेने बैंक के पास चला गया कि भाई हमें लोन दे दो इतने कम इंटरेस्ट रेट पे। अब जब बैंक जो है, बैंक जैसे ही जो नगद है वो लोगों को दे देंगे तो लोगों के पास क्या है, लोगों के पास नगद आ जाएगा, लोगों की जो क्रय शक्ति है वो बढ़ जाएगी। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ गई तो अब वो खरीदेगा मर्सिडीज की कार, अब वो पहनेगा एडिडास के जूते। तो जब एडिडास के जूते खरीदेगा तो एडिडास कंपनी यूएसए की, उसको रुपए में थोड़ी ना चाहिए, उसको तो चाहिए डॉलर। नेपाली लोग हैं, ये अपना रुपया कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, डॉलर का पेमेंट होगा यूएसए में, यानी कि नेपाल के पास जो धरा हुआ डॉलर है वो कहां चला गया, वो चला गया अमेरिका। अब विदेशी मुद्रा में कमी आ गई। तो मैंने आपको यह एक्सप्लेन करा बहुत सरल शब्दों में कि कोविड 19 के कारण किस तरीके से विदेशी मुद्रा जो है वो कम होएगी। लोगों के पास जहां पैसा जाएगा लोगों की क्रय शक्ति उतनी बढ़ेगी, और जितनी लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी वो तुरंत खरीदने लगेंगे चीजें, और चीजें खरीदेंगे तो उनका पैसा उनको उसी देश की करेंसी में देना पड़ेगा। दूसरा देखिए, विदेशी प्रेषण में गिरावट। विदेशी प्रेषण का मतलब यहां पर यह है कि जो भी नेपाली व्यक्ति विदेश में कहीं जॉब करते हैं, कोई उनका बिजनेस है, कोई उनकी फैक्ट्री है ना, कहीं पे वो खुद काम करने जाते हैं, तो वहां से जो वो पैसा अपने देश भेजते हैं उसको प्रेषण बोल देते हैं। अब कोविड के टाइम पे कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा रहा है। हमने अपनी भारत की स्थिति देखी थी, जो भी प्रवासी मजदूर थे वो अपने घरों को लौट गए, तो यहां से नेपाली व्यक्ति क्यों दूसरे देश में जाके व्यापार करेगा या जॉब करेगा, तो विदेशी प्रेषण आएगा नहीं। अब विदेशी प्रेषण आता कैसे, अब कोई व्यक्ति यूएस में जॉब कर रहा है, वो यूएसए से भेजेगा डॉलर, तो ये डॉलर जो है वो आएगा नेपाल में। अब विदेशी प्रेषण में गिरावट आ जाएगी, क्यों, क्योंकि कोविड 19 चल रहा है, कोविड 19 विदेशी प्रेषण नहीं आ रहा है तो विदेशी मुद्रा नहीं बढ़ रही है, ये भी एक कारण रहा। रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया। अब रूस यूक्रेन के युद्ध में जो रशिया ऊपर से निकलने वाले जो विमान थे का एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते थे, क्या पता कब कौन सी मिसाइल आके किसी विमान पे लग जाए। जो आसपास का समुद्री एरिया था वहां से कोई जलयान नहीं आना चाह रहा था। तो जब ये चीजें आएंगी नहीं तो आपूर्ति श्रृंखला जो है वो प्रभावित होगी। जब आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी तो पेट्रोलियम के उत्पाद महंगे हो जाएंगे। अब मान लीजिए जो नेपाल है वो रूस से कोई अपना पेट्रोल मंगाता है, तो अब रूस अपने संसाधन यूज करेगा युद्ध में कि नेपाल को पेट्रोल बेचेगा। अब नेपाल के पास ऑप्शन यह है कि वो किसी दूसरे देश से व्यापार करे, पेट्रोल खरीदे। तो जब वो किसी दूसरे देश से पेट्रोल खरीदेगा, अब दूसरे को पता है भाई कि देखो तुम पहले रशिया से लेते थे, आज रशिया जो है युद्ध में है इसलिए आप हमसे ले रहे हो, तो अब हम आपको इतने रेट पे देंगे। वो तो अपने मनचाहे रेट लेगा। तो जब मनचाहे रेट लेगा, और मनचाहे रेट किस में लेगा, विदेशी मुद्रा में, तो फिर विदेशी मुद्रा का निकास होगा नेपाल से। कोविड 19 की महामारी के कारण विदेशी मुद्रा आ नहीं पाई, विदेशी प्रेषण के कारण विदेशी मुद्रा आ नहीं पाई, रूस यूक्रेन के कारण विदेशी मुद्रा का निकास हो रहा है, उसमें और विदेशी मुद्रा कम हो रही है। चौथा पॉइंट है कि नेपाल में जब ये सब चीजें चल रही हैं तो उनकी सरकार क्या आर्थिक नीतियां ला रही है अपनी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए, तो अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि बात करी जाए, जैसे हम लोग बजट में देखते हैं दो टाइप के व्यय होते हैं, एक होता है राजस्व व्यय, एक होता है पूंजीगत व्यय। तो जो पूंजीगत व्यय होता है इसमें क्या होता है, जैसे कहीं पुल बना दिया, कहीं रेलवे का निर्माण कर दिया, कहीं मेट्रो का निर्माण कर दिया, कहीं नेशनल हाईवे का निर्माण कर दिया, तो ये जो राजस्व व्यय होते हैं, मतलब सॉरी पूंजीगत व्यय जो होते हैं, ये सरकारें इसलिए करती हैं जिनसे इनके पास राजस्व आ सके। अभी सरकार ने मेट्रो चला दी, तो मेट्रो से जो किराया आ रहा है उससे सरकार की आमदनी हो रही है। अब जो राजस्व व्यय होते हैं, किसी को वेतन दे देना, किसी की पेंशन हो गई, तो इससे सरकार को कोई आमदनी थोड़ी ना होती है, ये तो सरकार के ऊपर एक लायबिलिटी है। बट पूंजीगत व्यय से सरकार को आमदनी होती है। नेपाल ने जब अपना बजट निकाला तो उस बजट में पूंजीगत व्यय में कुछ राशि जो थी इन्होंने एलोकेट कर दी। मान लीजिए 100 रुपए राशि एलोकेट करी। इस बताते हैं कि इस 100 रुपए का 1/3 पैसा भी, यानी कि 1/3 पैसा भी इन्होंने पूंजीगत व्यय में व्यय नहीं करा। इन्होंने अपने देश में अवसंरचना का विकास करा ही नहीं, सारा पैसा रखा रह गया। अब जब अवसंरचना का विकास आप नहीं करिएगा तो विदेशी जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो आपके पास कैसे आएगा। उसके लिए आपको बनानी होंगी रोड्स, उसके लिए बनाने होंगे एयरपोर्ट, तभी तो विदेशी कंपनियां आके आपके यहां व्यापार करेंगी। तो ये इन्होंने करा नहीं, तो कहीं ना कहीं जो एफडीआई था वो भी नहीं आ पाया।
तो एफडीआई नहीं आ पाएगा, तो विदेशी मुद्रा जो है वो नहीं आ पाएगी, तो ये भी विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का कारण बना। तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैंने आपको ये चारों कारण बताए। आप ये चार मुद्दे अगर मेंस आंसर राइटिंग में ऐसे लिख देंगे तो बहुत अच्छा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये सारी जो घटनाक्रम हो रहा था, तो उसमें नेपाल सरकार कुछ तो अब एक्शन लेगी ना। तो उसने एक्शन लिया क्या? सबसे पहला उन्होंने एक्शन लिया कि नेपाल के जो वित्त मंत्री थे, इन्होंने अपने केंद्रीय बैंक के जो प्रमुख है, जैसे अपने क्या आरबीआई के प्रमुख होते हैं, ऐसे ही वहां के जो एनआरबी के प्रमुख थे, है ना, प्रसाद अधिकारी, तो एनआरबी इनको बर्खास्त कर दिया, इनको सस्पेंड कर दिया। इन्होंने वित्त मंत्री जी ने इनको बोला कि भाई एनआरबी का लक्ष्य है कि हमें अपना फॉरेन रिजर्व वो रखना है 7 महीने का। 7 महीने का हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए न्यूनतम, मतलब मिनिमम। अब देखिए इस कथन का तात्पर्य क्या है? इस कथन का तात्पर्य है कि अगर नेपाल में अकस्मात कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई भी आपात स्थिति बन जाए, तो कम से कम इनके पास 7 महीने तक विदेशी वस्तुएं, जो आवश्यक वस्तुएं, उनको ये खरीद सकें, इतना विदेशी मुद्रा, इतना डॉलर इनके पास होना चाहिए। मगर हुआ क्या कि इनके पास 7 महीने की जगह केवल 6 माह का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो बचा। तो वित्त मंत्री जी ने बोल दिया ये आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, 7 महीने का आप रिजर्व रख नहीं पाए, इसलिए आप जो है अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। आपकी जो आर्थिक नीतियां थी, आप जो मौद्रिक नीति बना रहे थे, हमारी मुद्रा भंडार को सिक्योर करने में पूरी नहीं पड़ी। दूसरा कदम इन्होंने यह उठाया कि नेपाल का जो ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड था, मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, तो अब पेट्रोल जो है वो दूसरे देशों से खरीद रहा है नेपाल, तो अपनी विदेशी मुद्रा दे रहा है। इनकी जो कंपनी एनओसी है, जो नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन, ये कई महीनों से आर्थिक संकट से जूझ रही है। क्यों? अब देखिए कोई भी कंपनी होगी, उसमें कई सारे कर्मचारी काम करते होंगे, तो कर्मचारियों को वेतन देना है, प्लस कंपनी का अपना एक रख रखाव का खर्चा होता है, तो ये सारे खर्चे ये लोग उठा नहीं पा रहे थे। कोविड-19 की वजह से यहां पे जो पर्याप्त तेल था वो आ नहीं पा रहा है। अब जो तेल आ रहा है वो महंगा आ रहा है, तो महंगा आ रहा है तो लोग कम, ये कंपनियां कम खरीदेंगी ताकि कम से कम विदेशी मुद्रा दी जा सके। तो इनकी सैलरी कैसे दी जाएगी, कर्मचारियों के वेतन कैसे दिए जाएंगे? तो इन्होंने सरकार से अपील करी है कि भाई हमको आप कुछ फंड जो है वो दीजिए, जिससे कि हम कम से कम सरवाइव कर पाए। तीसरा इन्होंने कदम उठाया क्या, जिसको बोलते हैं, इन्होंने क्या करा कि नेपाल ने जो लग्जरी आइटम्स है, यानी कि जो विलासिता की चीजें थी, इनको कर दिया बैन। कौन कौन सी वस्तुएं? जैसे चांदी हो गई, सोना हो गया, साइकिल हो गया, बिजली के उपकरण हो गए, रेडीमेड वस्त्र हो गए, कपड़ा हो गया। इनमें से वो सारी वस्तुएं जो लग्जरी आइटम्स में आती है। अब मान लीजिए कोई कपड़ा है, अब कोई कपड़ा पहनने को आप रेमंड्स भी पहनेंगे, अभी कोई बोलेगा नहीं हमें गुच्ची का पहनना है, तो अब गुच्ची के लिए आपको विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे। तो नेपाल ने सीधा अपना रूल निकाला कि भाई जो भी ये लग्जरी आइटम्स हैं, इन सबको मैं कर दूंगा बैन। अब मैं बैन कर दूंगा, अब तुम कुछ ले नहीं पाओगे तो विदेशी मुद्रा विदेश को दे नहीं पाओगे उस फलानी कंपनी को, तो मेरे पास कम से कम विदेशी मुद्रा रहेगी। यहां पर एक वर्ड आता है, उस वर्ड को याद रखिएगा, उसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, एलओसी। ये क्या होता है? अब नेपाल में मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, नेपाली व्यक्ति है, उसे बीएमडब्ल्यू की कार खरीदनी है। अब उसे बीएमडब्ल्यू की कार वो कैसे खरीदेगा? वो बीएमडब्ल्यू कंपनी से खरीदेगा। तो अभी कंपनी से खरीदने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी बीएमडब्ल्यू उस कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। अब बीएमडब्ल्यू जो मान लीजिए जर्मनी की कंपनी है, तो जर्मनी की कंपनी नेपाल में अपनी कार बेचेगी तो वो डॉलर्स में पैसा ले रही है। अभी वो डॉलर्स में अगर पैसा लेगी तो वो करेगी, वो कैसे लेगी? उसको कैसे भरोसा होगा कि हम जो कार इस व्यक्ति को दे रहे हैं ये पूरा हमें उतना डॉलर में पैसा दे देगा? तो इनके बीच में हस्तक्षेप करने के लिए एक इंटरमीडिएट, यानी कि एक बीच में एक माध्यम के तौर पे एक बॉडी आती है, एक निकाय आता है, उसको बोलते हैं, ये नेपाल का एक बैंक है, ठीक है, ये एक उनका अधिसूचित बैंक होगा। तो ये अधिसूचित बैंक का काम क्या होगा? ये काम ये करेगा कि ये जो जर्मनी की कंपनी है, विदेश की जो कंपनी है, उसको ये आश्वासन देगा कि भाई आप अपनी कार जो है वो इस व्यक्ति को दे दीजिए, अगर ये व्यक्ति पैसा नहीं देगा तो हम गारंटी के तौर पे आपको आपका पूरा पैसा डॉलर के रूप में, विदेशी मुद्रा के रूप में जो आप एक्सेप्ट करते हो उसमें हम देंगे। तो ये एक लेटर ऑफ क्रेडिट साइन कर देते हैं, ये एक टाइप का दस्तावेज होता है, ये उस बीएमडब्ल्यू की कंपनी को मिल जाता है। जैसे ही ये लेटर ऑफ क्रेडिट बीएमडब्ल्यू को मिलेगा तो बीएमडब्ल्यू को इस बात की गारंटी हो गई कि अब मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या करा? नेपाली सरकार ने ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है इसको ही बैन कर दिया। किन वस्तुओं के लिए? कि भाई अगर इन वस्तुओं में आप बैंक को ये मतलब हिदायत दे दी कि आप एलओसी जारी नहीं करेंगे। अब एलओसी जारी नहीं करोगे तो ये जो विदेशी कंपनियां उनको गारंटी नहीं मिलेगी, गारंटी नहीं मिलेगी तो अपनी वस्तुएं बेचेंगे नहीं। तो ये जो नेपाल का व्यक्ति जो बीएमडब्ल्यू की कार में घूमना चाह रहा है वो घूम नहीं पाएगा, तो विदेशी मुद्रा यहां पर रुक जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट थे जो नेपाल सरकार ने अप्लाई किए। अब आगे का
नेपाल का आने वाले कुछ महीनों में क्या वो लोग, उनकी नीतियां क्या रहती हैं वो देखना होगा। अभी के लिए उन्होंने, जो वहां के वित्त मंत्री, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई हमारे पास 7 महीने का जो बिलों का भुगतान करने के लिए हमारे पास विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो हमारे पास 7 महीनों के लिए रखा है। तो हम इन 7 महीनों में पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि जो 18% की गिरावट आई है उसको हम किसी तरीके से पूरा कर सकें। इनसे प्रश्न पूछा गया, मीडिया ने इनसे प्रश्न पूछा कि भाई ये जो आपका श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया है, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आप भी उसी दिशा में अग्रसर हो जाइएगा। तो इन्होंने बोला कि नहीं, इन्होंने साफ इस चीज को मना कर दिया कि श्रीलंका की तरह हमारी स्थिति नहीं हो पाएगी, हम उनसे बेहतर स्थिति में हैं। ठीक है। अब एक चैलेंज नेपाल के सामने अभी आने वाले समय में यह आने वाला है कि नेपाल में होने वाले इलेक्शन इसी वर्ष, और नेपाल का जो चुनाव आयोग है उसने अपना एक, जिसको बोलते हैं ना, एस्टिमेट दिया है कि भाई 10 अरब नेपाली रुपए इतना खर्चा आएगा पूरे नेपाल में चुनाव कराने के लिए। तो अब कैसे, किन संसाधनों का उपयोग करके इतना पैसा वहां की सरकार लाएगी जिससे कि चुनाव संपन्न कराए जा सके, तो यह देखने वाली बात होगी। और आगामी वर्षों में किस तरीके से नेपाल की आर्थिक नीतियां डिसाइड होंगी, यह भी देखने वाली बात होगी। आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट खबर होगी हम वो आपको समय समय पर बताते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको साधारण शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश करी है तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा। अपने मित्रों के साथ, जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले सत्र में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। जो भी दुविधा मन में आती है कमेंट करके पूछिएगा। स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।